बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। आज हम लोग देखेंगे कि कूलम्स ने क्या हमें लॉ दिया और चार्जेस के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी। कूलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ये यूनिवर्स है ये सारी क्रिएट की गई है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर दो चीज़ें किससे मिलकर इसको बनाया है। एक तो हमारे पास एनर्जी है और दूसरी कोई मटेरियल यानी कि मैटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो हमारे पास उसमें मैस होता है और दूसरा क्या होता है, हमारे पास चार्जेस होते हैं। तो न्यूटन ने जब हमें लॉ दिया था तो उसने हमें जो लॉ के बारे में दिया था वो था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस 1 2 एंड आर का स्क्वायर, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, उसके यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कूलम्स ने हमें क्या बताया था, उसने कहा था कि जो मैटर है यानी कि मैटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मैस और एक किस चीज़ से मिलकर बनता है, चार्जेस से। तो मैस का जो लॉ था वो हमें किसने बताया, न्यूटन ने, मैस से रिलेटेड। और जबकि कूलम्स ने हमें क्या बताया कि वही सेम जो है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 चार्ज 2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखा जाए तो न्यूटन का जो लॉ है वो मैसेज के लिए था और जो कूलम्स का लॉ था वो किसके लिए था, चार्जेस के लिए था। तो फिर इन दोनों में हमारे लिए क्या डिफरेंस मौजूद है। देखें कि अगर मेरे पास कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे एक मार्कर है ये, इसको मैं नीचे फेंकता हूँ, इसके ऊपर कितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, वो भी अगर मैं इसी यहाँ से ही फेंकूँ या कहीं से भी आप फेंक लें, तो उसके ऊपर भी कितनी फोर्स लग रही है, उसके ऊपर भी सेम 9.8 लग रही है। यानी कि अगर बीच में एक टेबल भी रख दी जाए तब भी उसके ऊपर से मैं ये मार्कर फेंकूंगा तब भी उसके ऊपर 9.8 लग रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मीडियम जो है वो डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये जो फोर्स है ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जबकि कूलम्स ने कहा था कि दो चार्जेस के दरमियान में ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक बेसिक डिफरेंस था एक कूलम्स के और एक न्यूटन के लॉ के दरमियान। न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बिटवीन टू मैसेज, यानी कि बीच में उसके जो सा मर्जी मीडियम हो फोर्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जबकि कूलम्स ने यह कहा था कि दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो डिपेंड करती है कि उन दो चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम मौजूद है। नॉर्मली हम लोग एयर की बात करते हैं जिसको हम फ्री स्पेस मीडियम कहते हैं, लेकिन अगर मैं इस एयर की जगह पे एक बोर्ड लाकर रख दूं या कोई और चीज़ रख दूं, वाटर रख दूं या कोई डिफरेंट मीडियम ले लूं, तो ये फोर्स में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा मीडियम ले रहे हैं। ये फोर्स कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर अदर देन मीडियम, क्योंकि एयर के मुताबिक अगर एयर का मीडियम बीच में आ जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी आपके पास फोर्स। तो आइए देखते हैं कि जो कूलम्स ने था हमें इसके बारे में क्या डिटेल्स बताई हैं। अच्छा, तो कूलम्स ने जो हमें लॉ दिया था उसके मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी हमारे पास 1/r²। Q1 Q2 कोई भी दो चार्जेस हो सकते हैं, प्लस चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, हमारे पास कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा हम चार्ज ले रहे हैं। अगर प्लस माइनस है तो इनके दिमाग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अगर प्लस प्लस चार्ज है, सिमिलर चार्जेस हैं तो इनके दिमाग में फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होगी। अच्छा, तो अब देखिए इधर कि अगर मैं इन इक्वेशन को इस तरह से लिखूं Q1 Q2/r², ठीक है जी, और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है विच इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। K क्या, K मेरे पास है कूलम्स कांस्टेंट है और विच इज इक्वल टू 1/4πε0। ये ε0 क्या है, देखिए कूलम्स ने कहा था कि अगर मेरे पास दो कोई चार्जेस मौजूद हैं, इसके द्वारा मैं कोई सा भी मीडियम ले लूं, उस मीडियम की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, एक खास कैरेक्टरिस्टिक। मीडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास, उसकी डेंसिटी होती है, उसकी कोर्डनेस होती है, हॉटनेस होती है, कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अगर मैं एक दो चार्जेस लेता हूँ उसके द्वारा में अगर मैं एक मीडियम रखता हूँ वो कम डेंसर है तो ये फोर्स उसके
पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं कोई और मीडियम ले आऊँ वो ज़्यादा डेंसर है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एक मीडियम ऐसा ले आऊँ कि जो हॉट है मेरे पास, तब भी फोर्स पे डिपेंड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं कोल्ड ले आऊँ कोई अदर देन हॉट, तो फिर भी वो उस फोर्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो फिर कौन सी चीज़ फोर्स को अफेक्ट करेगी? तो कूलम्स ने बताया ये मीडियम की एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जो फोर्स को अफेक्ट करेगी। उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम कूलम्स ने हमें बताया विच इज परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम है बिटवीन द टू चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स। परमिटिविटी क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स। फोर्स को ये कैसे अफेक्ट करती है? देखें, अगर मेरे पास सपोज कर लें दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं मेरे पास, इनके दरमियान में इस टाइम एयर मीडियम है। इस एक चार्ज में से जो फोर्स है वो इस चार्ज के ऊपर लग रही है, फोर्स और रिपल्शन, और इस चार्ज की भी लग रही होगी क्योंकि फोर्स और रिपल्शन दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। सपोज करने कि इस चार्ज में से अप्रोक्सीमेटली कोई 100 या 200 के करीब जो है वो फोर्स की जो लाइंस हैं वो इसके ऊपर रीच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा मीडियम है? इस टाइम एयर मीडियम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में इसको एक डस्टर है, जैसे इसके दरमियान में एक डस्टर को रख देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से, लेकिन अब जब ये फोर्स यहाँ से इधर आएंगी, इसने 100 जो है उसकी जो लाइंस हैं फोर्स की यहाँ पर रीच करनी थी, लेकिन अब जो फोर्स की लाइंस जो रीच कर रही हैं वो कितनी रीच कर रही हैं? वो 40 रीच कर रही हैं। बाकी 60 जो लाइंस हैं वो इस मीडियम ने क्या कर ली है? ऑब्जॉर्व कर ली हैं। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी? 60। तो इसने क्या किया? इसने फोर्स को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। जैसे जैसे मैं मीडियम की और डिफरेंट लाता रहूँगा, फोर्स डिक्रीज भी हो सकती है। अब इसकी जगह पे मैंने अगर कोई और मीडियम ले आया हूँ, हो सकता है कि उस मीडियम ने यहाँ पर दरमियान में 40 लाइंस को ऑब्जॉर्व कर लिया फोर्स की, और बाकी जो स्ट्रेंथ थी फोर्स की 60 वो यहाँ इस चार्ज तक पहुँच रही थी। तो अब इसकी परमिटिविटी कितनी होगी? इसकी परमिटिविटी होगी 40, क्योंकि इसने 40 को ऑब्जॉर्व किया है। तो परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की हम कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं जो फोर्स को डिक्रीज या इंक्रीज करती है। डिपेंड करता है आप कौन सा मीडियम ले रहे हैं। अगर पहले मीडियम इस तरह का था कि जिसमें फोर्स ज़्यादा कम होगी और बाद में हमने उसको चेंज करके ऐसा मीडियम बीच में रख दिया जिससे फोर्स इंक्रीज हो गई, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो परमिटिविटी क्या हो गया? इट इज द, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज द characteristic of a medium between two charges which affects the force, ठीक है जी। परमिटिविटी क्या होती है? और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है? एप्सिलॉन का क्या मतलब है? एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है कि नॉट हम इसलिए यूज करते हैं अगर मैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर परमिटिविटी इन किसी मीडियम की बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ई के साथ क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम लोग इसका के जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है, कूलम्स कांस्टेंट होता है। इसका अगर वैल्यू होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹, और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट हम इसका फाइंड कर लेते हैं। यहां से हम इसका यूनिट क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। इधर देखें कि अगर मैंने के का यूनिट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा कि एफ के साथ इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और Q1 Q2 यहाँ पर ले जाता हूँ। ये किसके बराबर आ जाएगा? मेरे पास के के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इस फोर्स का यूनिट क्या होता है? मेरे पास न्यूटन होता है, ठीक है। आर्ट्स के डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स के। तो इसका यूनिट के का जो मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये यूनिट मेरे पास किसका आ जाएगा? के का यूनिट आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि जो इसका यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास के क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? कूलम्स कांस्टेंट। लेकिन ये के जो है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई क्यों आता है? 4 पाई बेसिकली हम लोग इसलिए लेते हैं
कि हमारे पास जो है देखें एक पूरे का पूरा जो है एक स्फीयर है हमारे पास, एक चार्ज है हमारे पास, जैसे एक चार्ज होता है हमारे पास प्लस, ये 60 तरफ से इसकी क्या हो रही होती है, लाइंस निकल रही होती हैं, चारों तरफ से इसकी लाइंस निकल रही होती हैं। तो पर यूनिट के हिसाब से इसकी कितनी लाइंस निकल रही होती हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1/4 पाई। 4 पाई नॉर्मली हम लेते हैं स्फीयर के लिए, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और किस मीडियम पर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो उसके दरमियान में हम लोग इस तरह से इसको इस वैल्यू को लेते हैं। 4 पाई बेसिकली कांस्टेंट हो जाता है और एप्सिलॉन नॉट टी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास परमिटिविटी होती है इन फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसकी भी जो वैल्यू होती है हमारे पास, इसकी भी जो परमिटिविटी की भी जो वैल्यू होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 × 10⁻12। इसका भी हम लोग यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाकर हम लोग इसका यूनिट जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा चलिए आगे मूव करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास कूलम्स लॉ, जिसका हमने अभी फॉर्मूला देखा है, जो हमें बताता है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r², और फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r का स्केयर। अच्छा, अब देखें अगर मैं इस परमिटिविटी की जो हमने वैल्यू एक फिक्स यहाँ पर ली है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि 8.85 × 10⁻12। अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है तो इसका यूनिट भी अभी हम फाइंड कर लेते हैं। इसका यूनिट फाइंड करने के लिए इधर देखें कि हमारे पास देखें K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर ले जाता हूँ और ये आता है मेरे पास 1/4 पाई का K। ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/K के। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें K का तो मैंने यूनिट फाइंड किया हुआ है, तो अगर K का यूनिट मेरे पास ये है आपके पास न्यूटन, ये K का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर। तो फिर मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट आ गया, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये यूनिट आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया मेरे पास। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम एक रिलेशन देखते हैं कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और परमिटिविटी इन मीडियम में क्या रिलेशन है। ठीक है जी। देखें अगर मेरे पास एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमने ये कांस्टेंट बना दी, यानी कि एक हमने एक वैल्यू ले लिया कि एयर के अंदर इसकी परमिटिविटी इतनी है। अगर मैं एयर की जगह पे वाटर रख देता हूँ और वाटर में दो चार्जेस ले देता हूँ, अब उसकी परमिटिविटी जो है उसमें क्या हो गया, उसने जाहिर बात है पहले इसने इतना उसकी परमिटिविटी आ रही थी फोर्सेस के दरमियान में, दो चार्जेस के दरमियान में। अब फोर्सेस जो हैं वो क्या हो गई, कम हो गई है फोर्स, क्योंकि बीच में वाटर का मीडियम आ गया। क्योंकि फोर्स मैंने अभी आपको पहले बताया था कि फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसके लिए, एयर के लिए। अगर हम एयर को मीडियम लेते हैं एज अ बिटवीन द टू चार्जेस, तो वहां की जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन एयर की जगह कोई भी अदर मीडियम ले हैं तो उसके लिए क्या होगी, फोर्स कम हो जाएगी। अब जैसे मैंने पानी को ले लिया, वाटर को ले लिया बीच में, तो अब मैं इन दोनों की परमिटिविटी देख रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब मीडियम आ गया बीच में, तो मीडियम डिफरेंट मीडियम आ गया। अब इसमें फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज करेगी, सपोज करें वो 2 टाइम्स डिक्रीज कर गई या 20 टाइम्स डिक्रीज कर गई, तो वो जो 20 टाइम्स डिक्रीज की है वो किसके रिलेटिव डिक्रीज की है, वो एयर के रिलेटिव डिक्रीज की है। क्योंकि हमने एयर में उसकी परमिटिविटी देख ली थी उन दो चार्जेस की, एयर में इतनी फोर्स, उसके हिसाब से वो 20 टाइम्स कहां पर डिक्रीज की, पानी के अंदर डिक्रीज की है। तो लिहाजा इस दोनों परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, फिर ये दोनों रिलेट कर ईच अदर, तो ऐसी परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, विच इज इक्वल टू EM ओवर E0। EM का क्या मतलब है, परमिटिविटी इन मीडियम, और E0 का क्या मतलब है, इन फ्री स्पेस। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसको फोर्स के हवाले से लिखना चाहूँ कि ये दोनों जो है मुझे फोर्स के हवाले से कैसे मिल रहे हैं, तो देखें अगर मैं यहाँ पर फोर्स की इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स की रेशियो में मैं इन दोनों को लिखना चाहूँ, तो फिर मेरे पास जो आएगा वो फोर्स, पहले मैं इसकी फोर्स लिख लेता हूँ। फोर्स अगर मेरे पास फ्री स्पेस में है तो ये आ जाएगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। अगर मैं फोर्स को लिखता हूँ इन मीडियम में, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये फ्री स्पेस ले लें और ये मीडियम में ले लें,
तो 1/4π मीडियम Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे पास जो रेशियो होगी वो F0 और Fm की होगी। ऐसा क्यों है, इधर देखिएगा, हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करके कर लेते हैं। यहाँ पर F0 ओवर Fm, यहाँ पर वैल्यू पुट करें। यहाँ पर मैंने इसकी जो वैल्यू पुट की ये आ गया मेरे पास 1/4π0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4π इन परमिटिविटी इन मीडियम मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ठीक है जी। ये तो खत्म हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इधर अब जो मेरे पास बच गया ये 1/4 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε इन मीडियम। देखें ये रेशियो है तो ये इस तरह से करके लिखेंगे 1/ε0 नीचे आ जाएगा, और ये जो 1 ओवर नीचे था मल्टीप्लाई 1, ये जो फ्रैक्शन में था मेरे पास m, ये यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा Em ओवर E0 बन जाएगा विच इज इक्वल टू Er, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है हमारे पास इट इज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, और फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन द बिटवीन मीडियम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास इसके रिलेटेड। अगर यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएं कि हमारे पास इसको भी जो है इन फ्री स्पेस कर लें, अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की जगह ई मीडियम की जगह यहाँ पर भी फ्री स्पेस ले लूँ और इधर भी फ्री स्पेस, ये दोनों कैंसिल हो गए विच इज इक्वल टू 1। इस या अगर मैं फोर्स की जगह पर भी लिख लूँ F0 ओवर Fm विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर दोनों के मैं मीडियम क्या ले लूँ, सेम मीडियम ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब है कि फोर्स जो होती है वो क्या होती है आपके पास मैक्सिमम होती है कहां पर, फ्री स्पेस में। फोर्स क्या होती है आपके पास मैक्सिमम होती है कहां पर, फ्री स्पेस में। तो कोई भी मीडियम आ जाएगा दो चार्जेस के दरमियान में तो फोर्स को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। तो जब भी कहीं पर भी आपको परमिटिविटी की वैल्यू मिले आपको, अगर वो 1 से कम हो तो इसका मतलब है कि वो गलत है। हमेशा 1 से ज्यादा होगी वैल्यू किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि फ्री स्पेस में क्या होती है मैक्सिमम होती है विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमेशा 1 से ज्यादा होगी किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है जी। बात समझ आ गई यहाँ तक। ये तो हमने अभी देखा था कूलम्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म को देखा है, क्योंकि अभी तो मैंने इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की आपके साथ, कहीं पर भी मैंने बात नहीं की यहाँ पर यूनिट वेक्टर ना मैंने लिया है, ना कहीं पर बात की कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, पॉजिटिव कौन सी पॉजिटिव पे लगा रहा है या नेगेटिव पे लगा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट साइड लग रही है लेफ्ट साइड पे लग रही है। अब तो जस्ट मैंने आपको जो ब्रीफली जो चीजें यानी कि जो एक्सप्लेन की हैं वो क्या किया है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है जी। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, उसके अंदर उसका हमने कांस्टेंट के की वैल्यू देखी, के का यूनिट देखा हमने, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि परमिटिविटी किसको कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कूलम्स लॉ हमने देखा है, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है जी। के क्या होता है हमारे पास, कूलम्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4π0। एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी कहते हैं हम इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस व्हिच अफेक्ट द फोर्स। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम की कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन खास तौर पे सिर्फ एक ही जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं वो ही अफेक्ट करेगी किसको, फोर्स को, और कोई भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट नहीं करेगी फोर्स को। उसके बाद हमने परमिटिविटी का यूनिट ड्राइव किया कि कैसे यूनिट निकलता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखा कि परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का आपस में रेशियो जो है ये किसके बराबर होती है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होती है। उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा कि अगर फोर्स होगा तो फोर्स ऑपोजिट होगी इससे एज कम्पेयर टू इस रेशियो से, और उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया, ठीक है जी। और रिलेटिव परमिटिविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू 1 होती है, बाकी सारी वैल्यू से परमिटिविटी की होती है वो क्या होती है 1 से ग्रेटर होती है, क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर फोर्स क्या होती है मैक्सिमम होती है आपके पास। अब हम लोग इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। कूलम्स लॉ की जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है जी।
देखें जी, हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास प्लस चार्ज ले लेते हैं और एक हमारे पास क्या है प्लस चार्ज। दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस मैंने लिए हैं यहाँ पर, आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं और प्लस माइनस भी ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको Q1 कह रहे हैं, इस चार्ज को क्या कह रहे हैं आप Q2 कह रहे हैं। ये जो प्लस चार्ज है ये इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, और ये भी चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, लेकिन मैं अभी एक डायरेक्शन की बात करता हूँ। अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस Q2 चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो इसकी फोर्स को किस तरह से मैं लिखूंगा। ये डिफरेंट तरीके होते हैं लिखने के लिए, दोनों तरीके हर डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट वे में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर एक चीज़ को कंसिडर कर लूँ, जैसे जिसके ऊपर लगा रहा है फोर्स, यानी Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, और जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि Q2 के ऊपर लग रही है फोर्स, उसको मैंने पहले लिख लिया, और कौन लगा रहा है फोर्स, Q1 लगा रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में, ये एरो बताएगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो ये अगर इसके ऊपर लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर लगा रहा है, तो इसके ऊपर जब चार्ज फोर्स लगा रहा है तो फोर्स किसके ऊपर लग रही है, 1 के ऊपर, और लगा कौन रहा है, चार्ज 2 लगा रहा है, तो इसको मैं इस तरह से F12 लिख लूंगा। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप 1-2 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, 2-1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1-2 भी लिख सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, तो जिस तरह हमारी बुक्स में लिखा है तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखें, अगर मैं एक छोटे से हम लोग यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी, या एक्सरसाइज एक देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है, ठीक है, ये 3 चार्जेस है मेरे पास ऐसे। अगर ये यहाँ पर एरो मैंने बना दिया, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और अगर इसकी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, तो अब मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे लिखूं। Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, एरो किस तरफ है, इस तरफ है, कौन लगा रहा है फोर्स, इसका मतलब है Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो इसका मतलब मैं फोर्स यहाँ पर क्या मेंशन करूंगा, फोर्स 1 के ऊपर फोर्स लग रही है, लगा कौन है, 2 लगा है, तो ये इस फोर्स का नाम क्या आ गया, F12। और यहाँ पर फोर्स लिखनी है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है मेरे पास, तो किसके ऊपर फोर्स लग रही है, 3 के ऊपर लग रही है, लगा कौन रहा है, 1, तो इसकी फोर्स का नाम ये आ गया मेरे पास। इस फोर्स को देखें, अगर फोर्स किसके ऊपर लग रही है, 2 के ऊपर, और लगा कौन रहा है, 3, तो इस तरह से मैं फोर्स के नेम को दे सकता हूँ। किसी भी चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है हम कोई भी दे सकते हैं कि कौन लगा रहा है और किसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ रही है उम्मीद है। चलो अब देखते हैं हम लोग के फोर्स 1-2 की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है जी, विच इज अब डायरेक्शन भी आ गई, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, किसके ऊपर, फोर्स 1 के ऊपर, तो फोर्स 1-2 क्या होगी मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रही है, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाता है। अगर मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी, ये अभी इस टाइम स्केलर है, लेकिन अगर मैं इसको साथ में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, तो किस में चेंज हो जाएगा, वेक्टर में चेंज हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर की आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, 1 होता है, तो इसलिए ये इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, जस्ट ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो जब डायरेक्शन इसके अंदर आ जाएगी तो तब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर में चेंज हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास F जो है 2-1 जो है हमारे पास वो लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, अगर इसका मैं R12 ले लूं, R21 का स्क्वायर इनटू R21 का यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही हैं, इक्वल लगा रही है। क्या मैं इसको F12 इक्वल टू F21 लिख सकता हूं, कभी भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, उसकी रीजन है ये कि मेरे पास फोर्सेस तो सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर इट इज नॉट इक्वल टू F21, फोर्स 1-2 इज नॉट इक्वल टू F21। तो अगर फोर्स F12 को 2-1 के इक्वल करना है तो फिर क्या करेंगे, हमें माइनस का साइन को क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। ठीक है जी, अच्छा
आसान हो लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अच्छा हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन के फोर्सेस लगा रहे हैं, तो क्या है हमारे पास F12 फोर्स होगी इसके बराबर और F21 फोर्स होगी इसके बराबर। ये मैंने साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। यूनिट वेक्टर को इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि पहले मेरे पास ये स्केलर क्वांटिटी थी, अब जब मैंने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर मीन कि अब इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड हो गई है, ठीक है जी। और मैंने उसके बाद ये बात की कि F12 F21 के इक्वल नहीं है। क्यों? फोर्सेस तो दोनों सेम लगा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल एक सूरत में ही हो सकती है, एक कंडीशन में हो सकती है कि जब मैं इस माइनस साइन को साथ मल्टीप्लाई करूं। माइनस क्या है? मतलब डायरेक्शन को शो करेगा विच इज ऑपोजिट टू द फोर्स F12। अच्छा, अब हम इसका एक और फॉर्म कूलम्स लॉ की देखते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। देखिए